दोस्तों, कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े बदलाव किसी बड़े युद्ध, किसी भारी घोषणा या किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि एक छोटे से फैसले से शुरू होते हैं। एक ऐसा फैसला जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जब उसका असर धीरे धीरे जमीन पर उतरता है तो वह पूरे इलाके की दिशा बदल देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक ऐसा फैसला जिसने भारत और नेपाल जैसे करीबी पड़ोसी देशों के रिश्तों में हलचल पैदा कर दी है। ऊपर से देखने पर यह मामला सिर्फ टैक्स और पेट्रोल का लगता है, लेकिन अगर आप इसे गहराई से समझेंगे तो पाएंगे कि इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें हर कदम सोचा समझा है और हर चाल के पीछे एक नई रणनीति छुपी हुई है। दरअसल कहानी की शुरुआत नेपाल से होती है, जहां अचानक एक नया नियम लागू कर दिया गया। इस नियम के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल जाता है और उसके पास 63 रुपए से ज्यादा का सामान होता है तो उसे टैक्स देना होगा। अब सुनने में यह बात बहुत छोटी लगती है, जैसे कोई मामूली प्रशासनिक बदलाव हो, लेकिन असली असर यहीं से शुरू हुआ। धीरे धीरे यह फैसला एक चिंगारी की तरह फैलने लगा और इसने दोनों देशों के बीच एक नए तरह का तनाव पैदा कर दिया। नेपाल की सरकार का मानना था कि भारत से आने वाला सस्ता सामान उनके स्थानीय बाजार को नुकसान पहुंचा रहा है, छोटे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं और सरकार का राजस्व भी घट रहा है। इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया, लेकिन शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसका जवाब इतनी जल्दी और इतने सख्त तरीके से मिलेगा। माहौल अभी पूरी तरह समझा भी नहीं गया था कि भारत ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी कहानी को ही पलट दिया। भारत ने साफ आदेश जारी कर दिए कि अब नेपाल से आने वाली किसी भी गाड़ी को भारत में पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह सिर्फ एक सामान्य प्रतिबंध नहीं था, बल्कि यह सीधा सीधा उस व्यवस्था पर वार था जो लंबे समय से सीमा पर चल रही थी। बॉर्डर के पेट्रोल पंपों पर पुलिस तैनात कर दी गई, सख्त निगरानी शुरू कर दी गई और हर कर्मचारी को यह निर्देश दे दिया गया कि किसी भी हालत में नियम नहीं टूटना चाहिए। यहीं से वह सख्ती शुरू हुई जिसने पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। अब जरा उस स्थिति को समझिए जो धीरे धीरे सामने आई। नेपाल के हजारों लोग हर दिन भारत आते थे और यह आना सिर्फ घूमने या खरीदारी तक सीमित नहीं था। एक बहुत बड़ा कारण था पेट्रोल और डीजल। नेपाल में ईंधन की कीमतें भारत के मुकाबले ज्यादा हैं और यही फर्क लोगों के लिए एक मौका बन गया। लोग सीमा पार करते, अपने वाहनों में टैंक फुल कराते और फिर उसी तेल को नेपाल में ज्यादा दाम पर बेच देते। शुरुआत में यह काम कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे यह एक संगठित नेटवर्क में बदल गया। यह एक तरह की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था बन गई थी, जहां हजारों लोग इस अंतर का फायदा उठाकर कमाई कर रहे थे। इसका असर यह हुआ कि भारत के बॉर्डर वाले पेट्रोल पंपों पर जबरदस्त दबाव बढ़ने लगा। भीड़ इतनी बढ़ गई कि स्थानीय भारतीय लोग खुद परेशान होने लगे। किसान, ट्रक ड्राइवर और आम लोग पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई देने लगे। कई जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए कि पेट्रोल खत्म होने की नौबत आ गई। यह स्थिति सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं थी, बल्कि यह स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन चुकी थी। और यही वह बिंदु था जहां भारत ने फैसला किया कि अब इस पर कड़ा कदम उठाना जरूरी है। इसके बाद जो हुआ वह और भी सख्त था। अब नियम इतना कड़ा कर दिया गया कि नेपाली नंबर प्लेट वाली किसी भी गाड़ी को एक बूंद तेल नहीं मिलेगा, चाहे वह छोटा वाहन हो या बड़ा ट्रक। किसी के लिए कोई छूट नहीं रखी गई। इतना ही नहीं, जो लोग कैन या कंटेनर में तेल भरकर ले जाते थे उनके लिए भी रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। यानी हर उस रास्ते को बंद कर दिया गया जिससे यह अनौपचारिक व्यापार चल रहा था। यह एक तरह से पूरी सप्लाई चेन पर सीधा वार था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि भारत ने सिर्फ तेल पर रोक नहीं लगाई, बल्कि पूरे बॉर्डर की निगरानी का तरीका ही बदल दिया। अब हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, कैमरे लगाए गए हैं, हर आने जाने वाले की तस्वीर ली जा रही है, हर वाहन को ट्रैक किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब कोई भी बार बार नियम तोड़ने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसे पहचान लेगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। यह सिर्फ एक अस्थायी कदम नहीं लगता, बल्कि यह एक लंबे समय की रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है। नेपाल की तरफ से यह कहा गया कि उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया। लेकिन भारत ने अपने कदम से यह साफ कर दिया कि अगर नुकसान यहां होगा तो जवाब भी यहीं से आएगा, और ऐसा आएगा जिसका असर हर स्तर पर महसूस होगा। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर फैसला यह संकेत दे रहा है कि यह मामला अब सिर्फ छोटे फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े खेल में बदल चुका है। अब जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए जहां नेपाल के अंदर व्यापारी परेशान हैं, आम लोग महंगे सामान से जूझ रहे हैं और ईंधन की सप्लाई पर भी असर पड़ने लगा है। ऐसे में दबाव सिर्फ आर्थिक नहीं रहता, बल्कि राजनीतिक भी बन जाता है। जनता सवाल पूछने लगती है, व्यापारी सरकार से जवाब मांगते हैं और धीरे धीरे यह असंतोष एक बड़े दबाव में बदल सकता है।
यही वह स्थिति होती है जहां किसी भी सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यही वजह है कि अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री जल्द ही भारत की यात्रा कर सकते हैं। यह सिर्फ एक सामान्य दौरा नहीं होगा, बल्कि यह एक संकेत होगा कि नेपाल रिश्तों को फिर से संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही दिलचस्प है, क्योंकि नेपाल पूरी तरह से दबाव में झुक जाएगा ऐसा मान लेना भी सही नहीं होगा। नेपाल अब अपने विकल्प तलाशने की कोशिश भी कर रहा है। वह दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने, नए रास्ते खोलने और अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम उठा सकता है। और यहां आता है वह एंगल जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, चीन का एंगल। हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल की नई सरकार चीन के साथ पहले किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर समझौतों की दोबारा समीक्षा करने जा रही है। यह कदम अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है, क्योंकि इसका मतलब यह हो सकता है कि नेपाल अभी पूरी तरह से चीन पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। अगर इसे ध्यान से समझा जाए तो यह साफ होता है कि नेपाल एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। वह भारत से दूरी भी नहीं बनाना चाहता और चीन पर पूरी तरह निर्भर भी नहीं होना चाहता। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है भूगोल की, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और उसके लिए सबसे सस्ता और आसान व्यापारिक रास्ता भारत के जरिए ही आता है। अगर वह किसी और देश की तरफ रुख करता है तो उसे ज्यादा खर्च और ज्यादा जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि चाहे जितनी भी रणनीति बनाई जाए, भारत की भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज करना नेपाल के लिए आसान नहीं है। अब अगर भारत के कदम को देखें तो यहां भी एक लंबी रणनीति की झलक साफ दिखाई देती है। भारत ने सिर्फ तत्काल समस्या को हल करने के लिए कदम नहीं उठाया है, बल्कि उसने एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया है जो भविष्य में भी काम आएगा। बॉर्डर पर कैमरा ट्रैकिंग, हर मूवमेंट की निगरानी, वाहनों की पहचान, यह सब सिर्फ आज की स्थिति के लिए नहीं है। यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है, जहां भारत अपने बॉर्डर को धीरे धीरे एक स्मार्ट कंट्रोल जोन में बदल रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में न सिर्फ ईंधन बल्कि हर तरह के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सकेगा। यह बदलाव सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि आर्थिक नजरिए से भी बेहद अहम है, क्योंकि जैसे जैसे निगरानी बढ़ेगी वैसे वैसे अवैध व्यापार और तस्करी जैसी गतिविधियां कम होती जाएंगी। इससे एक तरफ जहां सरकार को होने वाला नुकसान रुकेगा, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी में भी बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग अब तक अनौपचारिक तरीकों से कमाई कर रहे थे, उन्हें नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे। और यही वह बदलाव है जो इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े स्तर पर ले जाता है। अब अगर थोड़ा आगे की सोचें तो यह मामला सिर्फ भारत और नेपाल तक सीमित नहीं रहने वाला। अगर भारत इस मॉडल में सफल होता है तो यही सिस्टम दूसरी सीमाओं पर भी लागू किया जा सकता है। यानी यह एक तरह का टेस्ट केस भी हो सकता है, जहां पहले एक सीमित क्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है और फिर उसे बड़े स्तर पर लागू करने की योजना हो सकती है। और यही वह ट्विस्ट है जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रोचक बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है, आगे क्या होगा? क्या यह तनाव और बढ़ेगा या फिर अचानक कोई ऐसा फैसला आएगा जो सब कुछ बदल देगा? क्योंकि कई बार अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। हो सकता है कि एक तरफ जहां बाहर से सख्ती दिखाई दे रही हो, वहीं अंदर ही अंदर बातचीत भी चल रही हो। और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में कोई बड़ा समझौता भी सामने आ सकता है। संभावनाएं दोनों तरफ हैं। एक तरफ यह मामला और ज्यादा सख्त हो सकता है, नियम और कड़े हो सकते हैं और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी संभव है कि अचानक से हालात बदल जाएं, नेपाल अपने फैसले में नरमी दिखाए और भारत भी अपने कदमों को थोड़ा ढीला कर दे। और अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के रिश्ते फिर से सामान्य रास्ते पर लौट सकते हैं।